शहर के मसरूफ बाजार में लोगों की भीड़ अपने अपने सौदे समेटने में लगी थी। इसी हुजूम के बीच एक कोने में एक बूढ़ी औरत खामोशी से अपनी पुरानी टोकरी सजाए बैठी थी। टोकरी में धूप में चमकते हुए किन्नू और माल्टे एक दिलकश खुशबू बिखेर रहे थे, ऐसी खुशबू जो रुककर सुनने वालों को हैरान कर दे। वो औरत कोई आम ताजिरा नहीं थी। लोग उसे प्यार से अमा कहते थे। अमा की जिंदगी का असल सरमाया उनकी दो बेटियां थीं, एक सरहद पर बहादुरी से खड़ी और दूसरी शहर में इंसाफ की छड़ी बनकर चलने वाली। जब कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो उनकी आंखें चमक उठती और वो फख्र से कहती थीं, एक मेरी बेटी मुल्क की हिफाजत करती है और दूसरी इंसाफ की। मगर इसी फख्र के पीछे एक राज भी था, एक राज जो उनकी खामोश मुस्कान के नीचे छिपा हुआ था। यही राज आगे चलकर पूरे शहर की तकदीर बदल देगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। थी एक इंस्पेक्टर जिसका नाम राजीव शर्मा था, अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर वहां आया। उसने बाइक सड़क किनारे रोकी और सीधा कमला देवी की टोकरी के पास आकर खड़ा हो गया। राजीव ने टोकरी से एक किन्नू उठाया और बगैर कुछ कहे मुंह में डाल लिया। कमला देवी थोड़ी सहमी और बोली, साहब किन्नू और माल्टे मीठे हैं, आप चाहें तो तौल दूं। राजीव शर्मा ने अकड़ते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ दे 1 किलो। कमला देवी ने कांपते हाथों से किन्नू और माल्टे तौलकर पॉलीथिन में दे दिए। राजीव ने पैकेट लिया, फिर से एक किन्नू निकाला और सामने ही काट कर खाने लगा। कुछ देर तक चबाने के बाद उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या बिकता है तूने? एकदम बेजायका। किन्नू और माल्टे तो बिल्कुल मीठे नहीं हैं। कमला देवी घबरा कर बोली, नहीं साहब बहुत मीठे हैं, आप चाहें तो दूसरा छक्कर देख लें। लेकिन राजीव शर्मा हंसते हुए बोला, चुप, तेरे किन्नू और माल्टों का एक दाना भी मीठा नहीं। तूने मुझे बेवकूफ बनाया है और सुन, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, समझी? कमला देवी ने हिम्मत करके हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब मेहनत से लाए हैं, कुछ तो पैसे दे दें बस। यही सुनते ही राजीव शर्मा का पारा चढ़ गया। उसने गुस्से में झुककर पूरी टोकरी उठाई और सड़क की दूसरी तरफ जोर से फेंक दी। टोकरी पलट गई और सारे किन्नू और माल्टे सड़क, गाड़ियों और नाली में बिखर गए। कमला देवी हक्का बक्का रह गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए होंठ कांपने लगे। उनकी मेहनत और इज्जत दोनों ही सड़क पर कुचली जा रही थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग तमाशा देख रहे थे, काना फूसी कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस वर्दी वाले से कुछ कहे। फिर राजीव शर्मा ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बाइक स्टार्ट की और वहां से इस तरह चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीड़ में से किसी ने कमला देवी की मदद नहीं की, लेकिन पास के ही एक घर की छत पर खड़ा एक नौजवान लड़का आकाश वर्मा ये सब कुछ अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। उसका खून खौल रहा था। वो कमला अम्मा को बचपन से जानता था और उनका बहुत एहतराम करता था। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद किया और सोचने लगा कि इस वीडियो का क्या किया जाए। उसे पता था कि कमला अम्मा की एक बेटी फौज में है। उसने कहीं से उनका नंबर जोड़ तोड़ किया था। उसने फौरन वो वीडियो परनीता सिंह के व्हाट्सएप पर भेज दी और नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा, परनीता दीदी देखें आज बाजार में आपकी माँ के साथ क्या हुआ। हजारों किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ियों के बीच बॉर्डर की एक चौकी पर परनीता सिंह अपनी राइफल साफ कर रही थी। तभी उसके फोन पर व्हाट्सएप का मैसेज टोन बजा। उसने फोन उठाकर देखा, एक अनजान नंबर से वीडियो आया था। उसने वीडियो प्ले किया। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, परनीता के चेहरे का रंग बदलता गया। उसकी पुरस्कून आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जब उसने इंस्पेक्टर राजीव शर्मा को अपनी माँ की टोकरी उठाकर फेंकते देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसकी माँ, जिसने उसे और उसकी बहन को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज सड़क पर बेबस रो रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। उसके अंदर का फौजी जाग उठा। उसका मन किया कि अभी यहाँ से जाए और इस इंस्पेक्टर की वर्दी नोच ले। उसने अपने दांत भींच लिए। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने फौरन वो वीडियो अपनी छोटी बहन डीएम इनवी सिंह को फॉरवर्ड किया। वीडियो भेजते ही उसने इनवी को फोन लगाया। इनवी उस वक्त अपने दफ्तर में एक जरूरी मीटिंग में थी। उसने अपनी बड़ी बहन का फोन देखा तो मीटिंग रोक कर फोन उठाया और पूछा, हाँ दीदी सब ठीक है? ठीक है, कुछ भी नहीं है, बोली। परनीता की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। मैंने तुझे एक वीडियो भेजा है, उसे देख, अभी के अभी देख। इनवी ने फोन होल्ड पर रखा और व्हाट्सएप खोला। वीडियो देखते ही उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी माँ, उसकी प्यारी माँ सड़क पर बिखरे किन्नू और माल्टों के लिए रो रही थी। एक मामूली इंस्पेक्टर ने उसकी माँ की इज्जत को सड़क पर रौंद दिया था। इनवी की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो एक डीएम थी, उसे जज्बात में बहने का हक नहीं था। इनवी ने कांपती आवाज में कहा, दीदी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब। ये सुनते ही परनीता फोन पर गुस्से में बोली, मैं आ रही हूँ, छुट्टी लेकर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इनवी नरम आवाज में बोली, नहीं दीदी, आपकी जरूरत मुल्क की सरहद पर है। ये मेरा इलाका है, ये लड़ाई मैं लूंगी। माँ को इंसाफ मैं दिलाऊंगी कानून के तरीके से। परनीता कुछ देर खामोश रही। वो अपनी
अपनी बहन की आवाज में छिपे इरादे को समझ गई थी। बोली, ठीक है, लेकिन उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए। इन्वी ने कहा, आप फिक्र न करें दीदी, अब ये मेरा काम है, और फोन काट दिया। उसने मीटिंग में मौजूद तमाम अफसरों से कहा, ये मीटिंग यहीं खत्म होती है, आप सब जा सकते हैं। इन्वी अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बल्कि एक प्राइवेट गाड़ी में बैठकर अपने पुराने घर की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसने अपने डीएम वाले कपड़े बदलकर एक सादा सा लाल रंग का सलवार सूट पहन लिया। वो अपनी माँ के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, डीएम बनकर नहीं। जब वो घर पहुंची तो कमला देवी एक कोने में चुपचाप बैठी थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। अपनी बेटी को अचानक देखकर वो घबरा गईं। इन्वी टू, यहाँ सब ठीक तो है? इन्वी कुछ न बोली। वो बस अपनी माँ के पास गई और उन्हें कसकर गले लगा लिया। माँ की गोद में सर रखकर वो अपने आंसू न रोक पाई। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कमला देवी ने सिसकते हुए कहा। क्या बताती बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों को कोई परेशानी हो, और वो पुलिस वाला है। छोड़ उसकी बात, आज तू इतने दिनों बाद आई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। इन्वी ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोली, अब आप गरीब और अकेली नहीं है। माँ, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूँ, जिसने भी आपके साथ ऐसी बदतमीजी की है उसे इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। आपकी खोई हुई इज्जत मैं वापस लाऊंगी। कमला देवी ने अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही इत्मीनान देखा। वो बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात इन्वी ने एक पूरा प्लान बनाया। वो जानती थी कि अगर वो डीएम बनकर थाने जाएगी तो सारे पुलिस वाले उसके पांव में गिर जाएंगे और असली गुनहगार कभी सामने नहीं आएगा। उसे उन्हें रंगे हाथों पकड़ना था। अगली सुबह उसने पीला सलवार सूट पहना और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर एसडीएम संजय पाठक को फोन किया। संजय, मैं तुम्हें एक काम दे रही हूँ और ये बात हम दोनों के दरमियान ही रहनी चाहिए। उसने कहा। जी मैडम, हुक्म कीजिए। बोली, मैं अभी सिविल ड्रेस में शहर के कोतवाली थाने में एक पर लिखवाने जा रही हूँ, अपनी शिनाख्त छिपाकर। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक 2 घंटे बाद जिले के अनूप मेहरा, रंजीत सिंह, विनय कुमार, अजय शर्मा और बाकी बड़े पुलिस अफसरों की टीम के साथ थाने पहुंचो। जब तक मैं इशारा न करूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। संजय ने कहा, ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। इन्वी ने फोन रख दिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होने वाला था। इन्वी ने एक सादा सा पीले रंग का सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा डाला और एक आम शहरी की तरह ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने पहुंची। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। एक हवलदार ऊँघ रहा था और इंस्पेक्टर राजीव शर्मा और अमित यादव चाय पीते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। इन्वी डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। अमित यादव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या हुआ? किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने। जैसे ही उसने इंस्पेक्टर का नाम लिया, राजीव शर्मा चौकन्ना हो गया। उसने इन्वी को घूर कर देखा। क्या इंस्पेक्टर साहब ने? नाम क्या है तेरा और किस इंस्पेक्टर की बात कर रही है? जी, आप ही थे। आपने कल बाजार में एक बुजुर्ग खातून के किन्नू और माल्टों की टोकरी सड़क पर फेंकी थी। मैं उनकी बेटी हूँ। इन्वी ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की। ये सुनते ही राजीव और अमित जोर जोर से हंसने लगे। ओह, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? राजीव ने मजाका उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ? सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी पड़ेगी ना। चल भाग, यहाँ से कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। इन्वी ने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, लेकिन ये गैर कानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। अमित यादव गरजा। तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जबान चलाई तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में रुकावट डालने के जुर्म में निकल यहाँ से। इन्वी वहीं खड़ी रही और बोली, मैं फिर लिखवाए बगैर नहीं जाऊंगी। बहस बढ़ रही थी कि तभी एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। सर, राजेश तिवारी जी थाने में आ रहे हैं। राजेश तिवारी का नाम सुनते ही राजीव और अमित दोनों के चेहरे का रंग बदल गया। राजेश तिवारी शहर का एक बहुत बड़ा और दबंग लीडर था, जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे। दोनों इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से इस तरह उछले जैसे करंट लग गया हो। अरे जल्दी करो, गेट खोलो। अमित ने हवलदार को डांटा और दोनों भागकर गेट की तरफ गए जैसे कोई बहुत बड़ा साहब आ रहा हो। एक सफेद सफारी गाड़ी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पजामा पहने राजेश तिवारी उतरा। अंदर आते ही उसने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है शर्मा? काम धाम अच्छा चल रहा है ना? कोई मुर्गा वर्गा फंसाया कि नहीं? आज राजीव और अमित हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अरे साहब, आपकी मेहरबानी है, आए बैठिए। लेकिन तभी राजेश तिवारी की नजर कोने में खड़ी इन्वी पर पड़ी। इन्वी को देखते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और उसके होश उड़ गए। वो जिस लड़की को एक आम लड़की समझ रहा था, उसे पहचानते ही उसकी सट्टी पट्टी गम हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ा और इन्वी के सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसका सर झुका हुआ था। नमस्ते मैडम, आप यहाँ इस वक्त मुझे फोन कर लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। उसकी आवाज में हकलाहट साफ थी। इंस्पेक्टर राजीव और अमित यादव हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हो क्या रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। राजेश तिवारी जी उसके सामने हाथ क्यों जोड़े खड़े हैं? जिस राजेश तिवारी के
के सामने पूरा जिला झुकता है। वो इस सादा सी दिखने वाली लड़की के सामने हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? ये लड़की है कौन? राजीव ने धीरे से अमित से पूछा। ये क्या हो रहा है? अमित ने भी घबराहट में सर हिला दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकी। गाड़ियों से रंजीत सिंह, विनय कुमार, अजय शर्मा और जिले के कई बड़े IAS एंड IPS अफसर उतरे और तेजी से थाने के अंदर आए। वो सब आकर चुपचाप इनवी के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हों। अब थाने में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज आ रही थी। राजीव शर्मा और अमित यादव पत्थर के बुद्ध बन चुके थे। उनके हलक सूख गए थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। तभी रंजीत सिंह ने आगे बढ़कर गुस्से में राजीव शर्मा की तरफ देखकर कहा, इंस्पेक्टर तमीज से खड़े हो जाओ। तुम जानते हो कि DM मैडम इनवी सिंह के सामने खड़े हो। DM मैडम, ये लफ्ज किसी बम की तरह थाने में फटा। राजीव और अमित के पांव तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। वो कांपते हुए इनवी को देखने लगे, जिसे वो कुछ देर पहले किन्नू और माल्टों वाली की बेटी कहकर बेइज्जत कर रहे थे। इनवी की आंखों में अब एक आम लड़की की घबराहट नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रौब और गुस्सा था। उसने अपनी ठंडी और कड़क आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राजीव शर्मा एंड अमित यादव दोनों की रूह तक कांप गई। यू आर सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। इनवी ने हुक्म दिया, संजय साहब, इन दोनों के खिलाफ वर्दी की धौंस दिखाने, एक आम शहरी को जलील करने और अपनी ड्यूटी न करने के जुर्म में फर्ज दर्ज कीजिए। साथ ही इनके खिलाफ एक मुहकमाना तहकीकात भी बिठाई जाए। अनूप मेहरा ने फौरन अपने माताहतों को इशारा किया और दोनों इंस्पेक्टरों की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो शेर बने घूम रहे थे, आज भीगी बिल्ली की तरह सर झुकाए खड़े थे। तभी लीडर राजेश तिवारी ने हिम्मत करके कहा, मैडम नादान है, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं समझा दूंगा। उनको इनवी ने घूमकर राजेश तिवारी को ऐसी निगाहों से देखा कि वो कांप गया। लीडर जी, ये नादान नहीं, सरकारी वर्दी में छिपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है तो अब उन्हें कानून समझाएगा और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना तहकीकात की आंच आप तक भी पहुंच सकती है। राजेश तिवारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि इस नई DM से टकराव आसान नहीं है। वो चुपचाप सर झुकाकर वहां से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था जो इनवी ने पढ़ लिया था। अगली सुबह सब समझ रहे थे कि DM बेटी ने मां को इंसाफ दिला दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इनवी एक दिन रात को जब खाना खा रही थी, तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, बस एक भारी सांस लेने की आवाज आई। फिर एक बदली हुई मशीन की आवाज में कोई बोला, DM साहबा शहर में नहीं हो, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, खेल तो अब शुरू होगा। इनवी ने कड़क आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? वही जिसकी दम पर तुमने पांव रख दिया है, कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। इनवी के माथे पर फिक्र की लकीरें उभर आईं। वो समझ गई थी कि राजेश तिवारी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उसे अब सिर्फ अपनी मां की इज्जत ही नहीं, बल्कि उनकी जान की भी फिक्र होने लगी थी। उसने फौरन ही अनूप मेहरा को फोन किया और अपनी मां के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस वालों को तैनात करने को कहा। वो अपनी मां को डराना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई भी खतरा मोल लेना भी नहीं चाहती थी। अगले कुछ दिन सुकून से गुजरे। इनवी को लगा शायद उसकी तंबीह काम कर गई और राजेश तिवारी पीछे हट गया है, लेकिन वो तूफान से पहले की खामोशी थी। एक सुबह जब कमला देवी बाजार में अपने किन्नू और माल्टों की टोकरी लगाकर बैठी ही थी कि अचानक पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आकर रुकीं। उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा, जिसे इनवी नहीं जानती थी। उसने कमला देवी की टोकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें इत्तला मिली है कि इन किन्नू और माल्टों की आड़ में नशीली अशिया की स्मगलिंग हो रही है, तलाशी लो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक सिपाही ने किन्नू और माल्टों के नीचे से भूरे रंग की नशीली अशिया निकाली और चिल्लाया, सर मिल गया। नशीली अशिया बाजार में हड़कंप मच गया। लोग काना फूसी करने लगे। देखो, DM की मां नशीली अशिया बेचती है। कमला देवी सख्ते में आ गईं। वो रोते हुए बोली, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। पुलिस उन्हें जबरदस्ती जीप में बिठाकर ले गई। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। DM इनवी सिंह की मां नशीली अशिया के इल्जाम में गिरफ्तार। ये राजेश तिवारी का मास्टर स्ट्रोक था। उसने इनवी पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी मां पर वार किया था। अब इनवी एक अजीब 2 राहें पर फंस गई थी। अगर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मां को छुड़ाती तो
उस पर उहदे का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगता और अगर वो चुप रहती तो उसकी बेगुनाह मां जेल में सड़ती। इनवी के दफ्तर में फोन की घंटियां बजने लगी। मीडिया, वजीर, सीनियर ऑफिसर, हर कोई जवाब मांग रहा था। तभी उसकी बहन आर्मी अफसर परनीता का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी। बहन, ये क्या हो रहा है? मैं आ रही हूँ। मैं इस राजेश तिवारी को नहीं छोड़ूंगी। इनवी ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को मुस्तहकम करते हुए कहा, नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। अगर हम भी उनकी तरह गैर कानूनी काम करेंगे तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी। इनवी ने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाखच भरा था। कैमरों की फ्लैश लाइट उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने माइक संभाला और कहा, मैं जानती हूँ आप सबके जहन में क्या सवाल है। मेरी माँ पर संगीन इल्जामात लगे हैं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम शहरी हो या डीएम की माँ। इसलिए मैं इस केस की तहकीकात से खुद को अलग करती हूँ ताकि तहकीकात पर कोई असर न पड़े। अनूप मेहरा एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की गैर जौनबदार तहकीकात करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। इनवी का ये दांव देखकर राजेश तिवारी भी हैरान रह गया। उसे लगा था कि इनवी बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी, लेकिन उसने तो बड़ी समझदारी से खुद को तहकीकात से अलग कर लिया था। लेकिन इनवी सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने आकाश वर्मा को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। इनवी ने कहा, आकाश, मुझे तेरी मदद चाहिए। तू बाजार में रहता है, वहाँ की हर हरकत पर तेरी नजर रहती है। पता लगाओ उस दिन माँ की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई भी अजीब हरकत, कोई भी नया चेहरा, मुझे हर छोटी बड़ी मालूमात चाहिए। आकाश अपनी डीएम दीदी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गया। उसने बाजार के दूसरे दुकानदारों और अपने दोस्तों से पूछगछ शुरू कर दी। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी कमला देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए दिखाई दिया था। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वो वही आदमी था जिसे लोगों ने सस्पेंड हुए इंस्पेक्टर राजीव शर्मा के साथ कई बार देखा था। सबूत मिल चुका था। ये सारा खेल राजेश तिवारी ने अपने पट्टू सस्पेंड हुए इंस्पेक्टरों के जरिए रचा था। अब बारी इनवी की थी। उसने अनूप मेहरा के साथ मिलकर एक जाल बिछाया। उन्होंने ये झूठी खबर फैलाई कि सीसीटीवी फुटेज में नशीली अशिया रखने वाले का चेहरा साफ साफ आ गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। ये खबर सुनते ही राजेश तिवारी के कैंप में खलबली मच गई। उसने फौरन राजीव शर्मा को फोन किया। वो आदमी पकड़ा नहीं जाना चाहिए, उसे कुछ करो वरना हम सब पकड़े जाएंगे। राजेश तिवारी को नहीं पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के सर्विलांस पर था। राजीव शर्मा और अमित यादव उस आदमी को ठिकाने लगाने के लिए जैसे ही शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचे, इनवी और अनूप मेहरा ने अपनी पूरी टीम के साथ उन्हें घेर लिया। हाथों पकड़े जाने पर दोनों ने राजेश तिवारी के खिलाफ अपना मुंह खोल दिया। अगली सुबह जब राजेश तिवारी अपने घर पर बैठकर चाय पी रहा था और अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने डीएम इनवी सिंह, अनूप मेहरा और भारी पुलिस फोर्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मैडम? इनवी ने अपनी आंखों में स्टील जैसी सख्ती कही, खेल खत्म हो गया लीडर जी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। आपके पास कोई सबूत नहीं है। राजेश तिवारी चिल्लाया, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। अनूप मेहरा ने आगे बढ़कर उसके हाथ में गिरफ्तारी का वारंट थमाते हुए कहा, सबूत, हेयर इज द प्रूफ रीड वर्जन ऑफ योर सेंटेंसेस। हमारे पास आपकी फोन रिकॉर्डिंग है जिसमें आप एक गवाह के खिलाफ ईबाशबत बोल रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे। राजेश तिवारी का सियासी समाज एक ही पल में ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाकर पुलिस जीप में ले जाया गया। उसी शाम कमला देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वो जेल से बाहर आई तो इनवी उन्हें लेने आई थी। माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी और बोली, अब आपको किन्नू और माल्टे बेचने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह कमला देवी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी पोस्टिंग पर ले गई और दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगे। जब उसकी बड़ी बहन की आर्मी से छुट्टी मिलती तो वो भी आ जाती। तीनों साथ में हंसी खुशी रहते। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तफरीह और तालीम के मकसद से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए तमाम किरदार, वाकयात और मखालमात ख्याली हैं। किसी भी हकीकी शख्स, इदारे या वाकये से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। बराह करम इसे सिर्फ कहानी के तौर पर देखें और इसका लुत्फ उठाएं। हम किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको इनवी का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही तरगीबी कहानियां लाते रहेंगे। शुक्रिया।